कि हमारी स्टेट के अंदर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो लगभग 2100 अलग अलग परचेज सेंटर्स पर करा, मैं ये मानता हूँ कि बड़ा फार्मर के सहयोग से सक्सेसफुल रहा कि एक भी ऐसा कोविड केस जैसे पंजाब की मंडी में आया, यूपी की मंडी में आया, हमारे स्टेट में लाखों किसान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंडियों में आए और कहीं भी किसी तरह का भी कोरोना का फैलाव मुझे लगता है इस एक्सपेरिमेंट से हमें नहीं दिखा और हम कामयाब हुए। साथ में शायद हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा कि शहरों के अंदर कहीं ट्रैफिक जाम नहीं लगा। मुझे याद है हर वर्ष आप लोग भी लिखते थे कि किसान रात रात भर मंडियों में अपनी अनाज लेकर बैठा रहा मगर परचेज नहीं हुई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से जो ई खरीद को हमने यूटिलाइज किया कि फार्मर को मैसेज कर कर बुलाया जाए। दुविधा तो जरूर फार्मर को हुई होगी कि 2 दिन बाद उसका नंबर आया, मगर हम सक्सेसफुल रहे कि कहीं भी किसी फार्मर को रात भर किसी मंडी के शेड के नीचे सोना ना पड़ा हो। 2-2 दिन तक पहले फार्मर बैठा करते थे और साथ में किसी भी शहर के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन देखने को नहीं मिली। इसका एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हमारे सामने आया कि जो एक्सपेरिमेंट थी वीट के लिए 1882 सेंटर्स की, 168 सरसों के सेंटर की और 20 चने के सेंटर्स की, इसके अंदर प्रोक्योरमेंट बेहद अच्छे तरीके से हो। आज के दिन भी 3-3.5 लाख मेट्रिक टन की लिफ्टिंग प्रतिदिन अलग अलग हमारे परचेज सेंटरों से हो रही है। ये निर्णय सरकार ने लिया है कि जो 1800 सेंटर्स थे उसको हम कट डाउन कर कर पिछले 5 दिनों के अंदर 900 सेंटर्स पे ले आए थे, क्योंकि कई ऐसे सेंटर्स थे जिनमें दिन में 5 या 10 फार्मर ही आते थे। और जो फुटफॉल था क्रॉप का, जो पहले 4 लाख मेट्रिक टन के आसपास प्रतिदिन का आ रहा था हमारी अलग अलग मंडियों में, पिछले 2 दिनों के अंदर वो 1.5 लाख मेट्रिक टन से कम आ गया। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर्स को हम कट डाउन करेंगे और अब फार्मर्स को जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, बड़े पक्के परचेज सेंटर हैं, उन्हीं तक सीमित करने का काम करें। एक निर्णय जरूर ये लिया गया है कि जैसे ही एमएचए की नई गाइडलाइंस आएगी, जो कि 17 तारीख देर रात से इम्प्लीमेंट होगी, उसके बाद जो हमारे आड़ती हैं जिनका साथ लगते हुए प्रदेशों के साथ भी व्यापार है, क्योंकि अब तक इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद थी, हम उनके लिए भी अपना पोर्टल ओपन करेंगे कि वहाँ का उनके साथ जुड़ाव का जो फार्मर है वो अपने आप को रजिस्टर भी कर ले और उसको भी बाकायदा, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हरियाणा के फार्मर की रजिस्ट्रेशन थी, रजिस्टर करके ही उसको बुलाया जाएगा। एसएमएस वेरिफिकेशन के बाद बॉर्डर क्रॉसिंग की उसको परमिशन दी जाएगी। अब तक 3 केस हमारे पास घरोंडा के भी, पिपली के भी आए थे, जहाँ ट्रकों के अंदर, गुड्स कैरियर के अंदर दूसरी स्टेटों का गेहूं आया था, जिनको हमने वापस किया। मगर आड़तियों की निरंतर ये मांग है और उसको देखते हुए ये प्रपोजल आया था कि 17 तारीख को 12 बजे से हम पोर्टल को खोलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और 20 तारीख के बाद प्रति फार्मर प्रति एकड़, हमारे प्रदेश का नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो हमारा रजिस्टर्ड फार्मर है वो नहीं, और कोई आड़ती के जिसके साथ लिंक है, 20 क्विंटल प्रति एकड़ और 18 एकड़, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर सीलिंग एक्ट के अंदर एक फार्मर रख सकता है, तो 360 क्विंटल से ज़्यादा उसकी क्रॉप हम परमिट नहीं करेंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन और परचेज का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर एक चीज़ की लिमिटेशन जरूर रखेंगे कि 10 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा की प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश एडिशनल नहीं करेगा, क्योंकि एफसीआई और जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगी। इसके अंदर कई कांग्रेस के साथी बारी बारी एक नंबर लेकर आते थे कि हरियाणा का इस बार का गेहूं का उत्पादन 1 लाख 31, 32, 33 तक बोल गए मेट्रिक टन है। मगर पिछले 3 दिनों के जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ
ऐसे यूनिट्स जहां एम्प्लॉयज काम करते हैं इनको परमिशन दी है। दोबारा रिपीट करता हूं, 47,000 यूनिट्स को हमने परमिशन दी है, जिसके अंदर 29,75,000 5 लोगों ने अपने जॉब्स को ज्वाइन किया। 29,75,000 5 लोगों ने अपने अपने परमिट्स अप्रूव कराकर अपने कार्य क्षेत्र में काम शुरू किया। और इस आंकड़े के बाद एक चीज तो पता चल गई, जब परमिशंस की बात आई, कोविड ने एक फायदा कर दिया कि हमारे पास पहले आंकड़ा था कि 28-27 लाख के बीच में एम्प्लॉयज हमारे प्रदेश में काम करते हैं, मगर इस कोविड के अंदर एक डाटा हमारे पास नया आ गया कि हमारे प्रदेश में 29 से कम नहीं। आज मैं फैक्चुअली बोल सकता हूं कि हमें खुद अपने आप को रिवाइज करने की जरूरत है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हरियाणा 50 लाख के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, क्योंकि अधिकतम रेड जोन के जो एरियाज थे उनमें तो अब तक हमने 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ही परमिशन दी। उसको फिर सेकेंड वीक से, जो कि कल शुरू हुआ था 12 तारीख से, उसको बढ़ा के 75% कैपेसिटी पे हमने ले जाने का काम किया था। तो इसके लिए मैंने लेबर विभाग से भी आग्रह किया है कि तमाम ऐसे यूनिट्स जिनने परमिशन ली है उनको हफ्ते का टाइम दिया जाए। जो इंडस्ट्रियल है कि वो अपने फैक्ट्री लाइसेंसेस रिन्यू कराए जिनके नहीं है, और एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी इसका सर्वे करे कि हम बेरोजगारी की बात करते हैं। मुझे याद है कांग्रेस के साथी कई डाटा लेकर आए थे कि हरियाणा में 28% अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हमारे डाटा से फालतू हमारे पास एम्प्लॉयज हैं तो मुझे लगता है कि हम लेबर इंटेंसिव स्टेट हैं, जिसके अंदर शायद आज हमें जरूरत है, जिस तरह की लेबर माइग्रेशन हो रही है, हमारे बच्चों को एक्सेसिवली हम ट्रेन करके इंडस्ट्री की ओर भेजने का काम करेंगे। और एक चीज और मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, कल केंद्र के फाइनेंशियल पैकेज के जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर केंद्र सरकार ने बड़ी अच्छी तरीके से क्लियरफाई किया कि हमारे राशन डिपो के अंदर, क्योंकि फिंगरप्रिंटिंग परमिसिबल नहीं है, बहुत से ऐसे कार्ड होल्डर है जो यूपी का है मगर पानीपत में रुका हुआ है, बिहार का है मगर वो हिसार के अंदर, कैथल के अंदर अपना काम करने आया हुआ, और उसको इस महामारी के अंदर राशन नहीं मिल रहा। हमने प्रदेश में तो पहले डिस्ट्रेस टोकन की बात करी थी, मगर केंद्र सरकार ने डिस्ट्रेस टोकन के लिए कल अनुमति दी है कि मई और जून का राशन, जिसके अंदर 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं और 1 किलो प्रति परिवार दाल केंद्र की सरकार द्वारा दी जाएगी। इसका हमारा डाटा इकट्ठा हो चुका है। 3,73,000 परिवार हैं जो इस तरह के डिस्ट्रेस में है, जो एपीएल में आ जाते हैं या जो इनके राशन कार्ड दूसरी स्टेट में है और ट्रांसफर नहीं हो सकते इस क्राइसिस की सिचुएशन में, और जिसके सदस्य हैं 9,23,000। तो इनको हम मई और जून का राशन अब मुफ्त में 9,23,000 लोगों को हरियाणा सरकार की ओर से मुहैया कराने का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो ना तो पिछली कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि एवाई में आते, ना बीपीएल में आते और ना ओपीएच के अंदर आते। ये डिस्ट्रेस लोग हैं जो दूसरी स्टेट के हमारी स्टेट में है, और इन 9,23,000 लोगों को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल हम आने वाले दिनों के अंदर अपने डिपोज के माध्यम से, जैसे ही डिप्टी कमिश्नर्स को रिपोर्ट भेजी हुई है, उनके अप्रूवल जाएंगे, 2 दिन में आए 4 दिन में आए, इनको हम थ्रस्ट के साथ इनका राशन भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और स्टेट के अंदर भी रेगुलर मॉनिटरिंग है कि हमारे पास अगले 2 महीने की तमाम चीज़ें जो हमारे राशन डिपो में जाती है उनका स्टॉक्स अवेलेबल है, तो किसी तरह की भी किसी व्यक्ति को घबराने की जरूरत है। तो ये आपके सवाल। विवाद रहा शुरू में, शायद पेमेंट का डिले का वजह से अभी सारे आड़तियों ने मान लिया है वो आई जो प्रोसेस है, जो नया सिस्टम आप लोगों ने लागू किया, या अभी भी कुछ आड़ती ऐसे हैं जिनके साथ में गाना किसानों से कहूँगा कि वो रिक्वेस्ट करें अपने आड़तियों को ताकि वो अपलोड करें, तो ऐसे आड़ती भी बचे हैं। देखिए, सरकार द्वारा
जो प्रोसेस आड़तियों के साथ सहमति में और एफसीआई की गाइडलाइंस के अंदर बना था वो यही था कि हम 2 दिन के अंदर आड़ती को पैसा भेजेंगे। पैसा आड़ती का जो हिसाब किताब फार्मर के साथ है वो उसको कट करेगा, लिखित में फार्मर देगा, उसको वो अपलोड करेगा आई फॉर्म के साथ। वो अप्रूवल होने के बाद किसान को अब पेमेंट दी जाएगी। उसके लिए हमने निरंतर फार्मर से भी आपके माध्यम से भी आग्रह किया कि अपना जो डाटा है उसको अपलोड कराइए। परसों से लेकर आज तक मेरे पास कई ऐसे फार्मर्स के मैसेज आए, बकायदा उनने अपने मोबाइल में रसीदें भी भेजी कि हमारे आड़तियों ने पैसा दे दिया। एक फार्मर था जिसकी मैंने आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि निर्मल सिंह एक फार्मर है यमुनानगर का, जिसके पास इतनी गेहूं थी, 120 क्विंटल गेहूं थी, और वो जाकर और फलानी मिल के अंदर 777 नंबर लास्ट में था, मुझे याद है उसके रजिस्ट्रेशन का, गेहूं दे के आया था। परसों स्वयं उसने अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट भेजा कि मेरे खाते में 1,98,000 और कुछ रुपए आ चुके हैं। तो इसका मतलब आड़तियों ने भी आगे भेजना शुरू कर दिया। मैं तो आपके माध्यम से यही आग्रह कर रहा हूं कि अगर फार्मर की तरफ से ये डिले आ रहा है, सरकार द्वारा 5200-5250 करोड़ रुपया भेज दिया गया है। अब ये जिम्मेवारी आड़ती और फार्मर की बनती है कि सरकार को अपलोड कर वो डाटा दे कि हम और थ्रस्ट के साथ जो फर्दर 3 दिन के अंदर पेमेंट फार्मर के खाते में होनी है उसको एक्सपेडाइट करा। एक जो डाटा है दुष्यंत जी, आज दीपेंद्र हुड्डा पीसी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए पिछली बार जो टारगेट रखा गया था वो 94 लाख मीट्रिक टन था, इस बार 75 लाख मीट्रिक टन रखा। कह रहे थे वो एंटिसिपेशन था, वो कोई टारगेट नहीं था। वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो है हमारे यहाँ प्रोडक्शन इस बार होने वाली है। वो 10 साल राज में रहे, उनको शायद मेरे से ज्यादा डाटाज और नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। हम तो उन आंकड़ों पे जा रहे हैं कि जो फार्मर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड है। हमने 20 क्विंटल प्रति 1 एकड़ की एवरेज मानी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर बहुत से ऐसे फार्मर हैं जो 24-25 क्विंटल तक भी प्रति 1 एकड़ लेके आए, जिसके ऊपर कोई बार नहीं था। हमने ओपन फॉर ऑल था, सरसों भी गेहूं भी जितनी लाओगे सरकार परचेज करेगी, आपके पास आपकी गिरदावरी होनी चाहिए और आप रजिस्टर्ड मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर। उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 63 लाख तो सुबह तक थे और 40,000 मेट्रिक टन 1 बजे तक गेहूं मंडियों में और है, जो आज के दिन का लमसम 60,000 तक पहुंच जाएगा। और अगर इस हिसाब से हम फार्मर के इनपुट के अंदर डिक्लाइन देख रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि अगले 3-4 दिनों के अंदर प्रदेश में वीट हम पूरी तौर पर प्रोक्योर कर लेंगे, जबकि 3 दिन में 2-2 बार हम मैसेज भेजेंगे उस फार्मर को जो पिछले डेट्स के अंदर रह गया और जो अपनी प्रोड्यूस को बेचना चाहता है, वो 2 दिन के अंदर अपनी मैसेज सेक्रेटरी से टाई अप करा के करवा कर और अपनी मंडी के अंदर आकर फसल बेचने का काम कर। जहां नंबर्स की बात है, हरियाणा के अंदर इतिहास रहा है, पंजाब से उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े मात्रा में गेहूं आती थी, बॉर्डर सील्ड है और उसके कारण ये थ्रस्ट के साथ जो नंबर पिछले साल 90 लाख तक गए थे वो इस बार 75 लाख तक रुकते हैं। मगर हम 20 तारीख से परमिट करेंगे हमारे आड़तियों के लिए जिनका लेन देन दूसरे प्रदेशों से चलता है। फॉर एग्जाम्पल अम्बाड़ा का पटियाला से चलता है, जीरकपुर का पंचकुला से चलता है, इसी तरीके से बागपत का पानीपत के साथ चलता है, दवाली का पंजाब के साथ चलता है, इलाहाबाद का आपके राजस्थान के साथ चलता है। हम उनको परमिट करेंगे कि वो आए, एक मैं कंप्लीट कर आए, उसके अंदर जो भी मिस्टर हुड्डा जी नंबर्स दे रहे मैं उनको बोलूंगा कि वो 10 साल राज में रहे हैं। अगर उनके पास ऐसे फैक्ट है, तथ्य है, एक एंटिसिपेशन बिल्कुल थी, क्योंकि जब हर्षक ने सैटेलाइट सर्वे किया और छोटी क्रॉप थी तो वहां बरसीन लगा रखी थी, गेहूं लगा रखी थी, ये तो आदमी जाके वेरीफाई नहीं कर सकते। एक स्टैटिस्टिकल डाटा सैटेलाइट सर्वे का था जो हमने एस्टिमेशन के हिसाब से तैयारी करी थी, इसलिए सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया अपने रिजर्व में रखा था। आज उसमें 13,000 यूज होता है, 14,000 यूज होता है, वो हमारी एंटिसिपेशन के हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी थी। एंटिसिपेट तो हमने भी ये किया था कि फार्मर शायद 1 महीने इतने बड़े थ्रस्ट में 4-4 लाख, मगर 10 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि 3 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख, और आज तो अगर वो 1 लाख से नीचे आ चुका है
तो लगभग फार्मर्स की क्रॉप हमने प्रोड्यूस कर ली। फार्मर्स ने घर पे भी स्टोर की? बिल्कुल। अगर मैं मेरी बात करूं तो अब तक मैंने अपनी फसल नहीं बेची, और मैंने आपके माध्यम से कहा था बड़ा जमींदार स्टोर करे। अब हम जब सबको मैसेज कर रहे हैं तो हम तो उनसे भी आग्रह करते कि अपने आड़ती से संपर्क करके आपका मैसेज लेके अब अपनी फसल लेकर आइए। सरकार के पास अब लेबर भी बची है, और जो एक लोड था इनिशियल पीक डेज पे और कोरोना से जो लड़ाई के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी थी, जो उनने सहयोग दिया उसके लिए हम उनके आभारी भी है। बड़ा इशू आ रहा है जी, वो ये आ रहा है कि मंडियों से उठान नहीं हो रहा, मंडियों से उठान नहीं हो रहा, ये इशू दोनों तो दिया वन नेशन वन मार्केट है। बोल रहा है वन नेशन वन मार्केट हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से एक प्रपोजल भेज दिया है। मैं आपको वो सार्वजनिक तौर पर तो नहीं बता सकता कि हमने इंडस्ट्री के लिए क्या भेजा है, बॉर्डर्स के लिए क्या भेजा है, क्योंकि कल हाई कोर्ट ने हमारे ही बॉर्डर्स के इशू को रिवर्ट करके 30 मिनट्स की बाउंड लाइन लगा दी, जिसके अंदर आज 24 घंटे तो हमें हो गए उसके ऊपर कार्य करते हुए कि उस प्रोसेस को कैसे एक्सपेडाइट किया जाए। हमें तो 3 नोडल HCS ऑफिसर लगाने पड़ सकते हैं जो सिर्फ यही वेरीफाई करेंगे सोनीपत पे कौन आएगा, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद इनमें कौन घुसेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ ए इंडस्ट्री एंड इट्स एम्प्लॉयज इज वेरी टफ। और खासतौर पर नर्सेज डॉक्टर्स की तो और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो कोविड पेशेंट के साथ करते हैं। मगर हाई कोर्ट इज हाई कोर्ट। मगर जहां बात 17 तारीख के बाद की, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी क्लैरिफाई कर दिया कि लॉकडाउन में जीना पड़ेगा। मतलब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन कितनी आएगी, हम इंतजार कर रहे हैं आज देर शाम का या कल तक का कि केंद्र सरकार रिलैक्सेशन। बराड़ साहब जो बात पूछ रहे थे, मैं आता हूं। इनने कहा कि आपकी लिफ्टिंग धीरे है। बराड़ साहब, ये केवल मात्र हरियाणा में समस्या नहीं, पंजाब में भी इससे बड़ी समस्या है। हमने तो 44 लाख मेट्रिक टन आज अपने गोदामों तक पहुंचा दिया, और आज सुबह मैंने FCI के GM से चर्चा करी, पंजाब तो उतना भी माल अपने गोदामों तक नहीं पहुंचा पाया, जबकि उनके पास फिक्स्ड लेबर है और हमारे पास माइग्रेटेड लेबर है। हम तो मनरेगा से भी, अपने कर्मचारियों से भी लगातार प्रयास में है कि ये लिफ्टिंग बढ़ाई जाए। एक दिन में हम 3 से 4 लाख मेट्रिक टन लिफ्ट कर रहे हैं। हमने बीच में 3 दिनों का गैप भी लिया था। अगर आप तिथि चाहते हैं तो मैं तिथि के साथ आपको बता दूंगा कि किस किस दिन हमारी जो प्रिक्योरमेंट प्रोसेस था उसके अंदर रिलैक्सेशन दिए गए, कि आज से 4 दिन पहले दिया गया। अगले संडे को भी हम रिलैक्सेशन देंगे, जिसमें हमारा फोकस होगा कि हम परचेज से ज्यादा लिफ्टिंग पर फोकस करें। मगर वेदर भी दिन प्रतिदिन जिस तरह अंगड़ाई ले रहा, उसमें अगर लिफ्टिंग वाली जगह भी गेहूं गीली होगी तो उसके अंदर भी हमने किसान को डिले नहीं किया। एक वाक्य मैंने पिछली बार भी आपसे शेयर किया था, लस्टर लॉस का बारी बारी आता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग हमने अनुमान लगाया, पिछली साल 34 करोड़ का लस्टर लॉस ग्रेन कटिंग थी। इस बार क्योंकि बारिश 22 अप्रैल को भी हुई है, बारिश 5 तारीख के बाद भी 2 बार हुई है, लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच का लस्टर लॉस और इस तरह का लॉस प्रदेश के अंदर किसानों की क्रॉप को आएगा। मगर सरकार गंभीर है, सरकार अपने वादे पर पूरी तौर पर अटल है। हम फार्मर का 1 रुपया भी नहीं काटे। हमने FCI को DO लेटर सेक्रेटरी लेवल पर भी भेजा है और मिनिस्टर को मुख्यमंत्री द्वारा भी भिजवाया गया है कि जो भी कॉस्ट है, जैसे हर साल केंद्र सरकार उसको उठाती है, इस साल उठाए, अगर नहीं उठाती तो फिर प्रदेश सरकार उस लॉस को वहन करेगी। किसान का 1 रुपया नहीं काटा जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो अगर किसी आड़ती द्वारा किया गया है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर किसी सरकार के कर्मचारी किसी विभाग द्वारा किया गया लस्टर लॉस में, एक स्पेसिफिक कंप्लेंट मेरे पास जरूर बास नारनौंद की आई थी, जहां पर जो 6 गांव हैं जिनके अंदर पानी खड़ा हो गया था और उसके कारण गेहूं काली हो गई थी। FCI क्योंकि प्रिक्योरमेंट एजेंसी है, उनने भी आज ये कमिट कर दिया कि हम उनकी प्रिक्योरमेंट कर कर उनके दाने को खरीदेंगे। उसके सिवाय हरियाणा में कंप्लेंट इस प्रकार की मेरे पास छुटमुट आई थी, मगर लिखित तौर पर ना तो ऐसी कोई कटौती हुई, ना ऐसे कोई आदेश जारी।
सर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा भी थोड़ी देर पहले एक पीसी की गई है, एग्रीगेरियन स्टेट्स और पूरे देश के लिए वन नेशन वन मार्केट की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित किया गया है। किस तरह से देखते हैं इसको सर? मैं तो मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश एक अपॉर्चुनिस्ट एरिया है। मैं तो आज सुबह यूरोपियन बिजनेस ग्रुप है जिसके अंदर 8 यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करी और बड़ी खुशी की बात है कि इटली के एम्बेसडर ने ये प्रपोज किया है कि इटली की गवर्नमेंट चाहती है कि हरियाणा गवर्नमेंट के साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करी जाए, जिसके अंदर इटालियन कंपनीज जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाना चाहती है उनको हरियाणा के अंदर रिबेट के तौर पर लाया जाए। मैं मानता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग जब मिलकर काम करेंगे तभी जाकर जो हम बात कहते हैं कि जीरी का ऑल्टरनेटिव ढूंढो, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा कॉर्नर होगा जब किसान के लिए विन विन सिचुएशन होगी। अगर उसके दूध से हम सिर्फ ड्राई पाउडर बनाएंगे या पनीर बनाएंगे, उसकी जगह अगर इटालियन कंपनी आकर कोई चीज बनाकर यहाँ से एक्सपोर्ट करे उनकी ब्रांड के नाम पर, तो आप सोचिए फार्मर की क्रॉप जो दूध की वैल्यू है वो 50 रुपए नहीं रहेगी, उसको वो बढ़ा सकता है, उसके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का है वो गुजरात को भी ओवरकम कर सकता है। और मैंने देखा कि पिछले दिनों के अंदर जिस तरीके से वीटा के हमारे कर्मचारियों ने काम किया, चाहे हमारे प्राइवेट उपभोक्ता अमूल हो, लक्ष्य हो और एक दो और ऐसी मिल्क प्रोसेसिंग है, किसान के मिल्क को हमने वेस्ट होने नहीं दिया। अगर हम इस तरह की एजेंसीज इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर जैसे हम बात करते हैं बारडा में टमाटर का रेट पिछले साल खराब गिरा, इस साल सुनने में आया कि आलू का रेट नहीं बढ़ा। अगर इस तरह से ये जो क्रॉप वेरिएशन है इनके अगर स्टेबलाइज एक्सपोर्ट के माध्यम से रेट कर लेंगे, जो केंद्र का 1 लाख करोड़ का बजट है, अगर वो स्टेट को पूरी तौर पर फाइनेंस कर पाएगा तो मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा विल बी द लीडर अमंग ऑल 30 स्टेट्स इन इंडिया। दुष्यंत जी, आपने दुष्यंत जी एक फतेहाबाद में 2 लाख के करीब कम मिली है और दूसरा अध्यक्ष की बात में है सतविंदर राणा को लेकर पार्टी का क्या है? मैं क्लैरिफाई कर दूं, कल के कई साथियों ने बड़ी अलग अलग भूमिका इस पे बनाई। एक्साइज द्वारा 2016 में एक गोदाउन सील किया जाता है, उसके अंदर कोई हर्बल लिकर के नाम से प्रोडक्ट पाई जाती है जिसका लेबल हरियाणा के अंदर परमिटेड नहीं था। पिछले दिनों उसके अंदर चोरी की रिपोर्ट खुद सतविंदर राणा द्वारा लिखवाई जाती है और ये कोविड की स्टार्टिंग से भी पहले की बात है। उसके ऊपर पुलिस को एक्साइज डिपार्टमेंट मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिपोर्ट करता है, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। ट्रेस बैक होता है तो कोई ईश्वर सिंह नामक व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन में सतविंदर राणा का नाम आता है। मेरे पास पुलिस द्वारा इतनी डिटेल दी गई, एक्साइज ने अपनी ओर से एक्शन लिया। जहां फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, फतेहाबाद के अंदर भी 3 ऐसे गोडाउन हैं जिसके अंदर शॉर्टेज पाई गई है, उनको भी नोटिस इश्यू करे गए हैं। झज्जर के अंदर भी गोदाउन में शॉर्टेज पाई गई थी क्योंकि उनकी एक गाड़ी फूड सप्लाई के फेक परमिट के साथ पुलिस ने अप्रैल के पहले हफ्ते में पकड़कर उसके खिलाफ एफआईआर की। इस तरीके से एससीटी को तमाम ऐसे गोदाउन या तमाम ऐसी एफआईआर जिनके खिलाफ कोई भी इरेगुलरिटी पाई गई है अपने फॉरवर्ड कर दी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर सरकार को सबमिट करें। जो फर्दर एक्शन होंगे, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी ने गलत किया, मैं तो पहले दिन से इसके पक्षधर हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक चीज जरूर बता दूं, कई लोग ये कहते हैं कि शय दे रहा है, शय दे रहा है। अगर शय देने की बात होती तो क्या ऐसी कार्रवाई होती? मगर जिस हिसाब से संगठन को और उस एक व्यक्ति को टार्निश किया जा रहा है, वो अक्यूज्ड नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दो। ही इज नॉट इन नेम्ड इन द एफआईआर। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए थे, उसके अंदर कोर्ट ने रिमांड दी। कोई भी व्यक्ति वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारा संविधान भी कहता है। और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष में कितनी एफआईआर है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पे कितनी एफआईआर है? अगर मैं इस डाटा में चला जाऊं आरोपी कौन है
कैसा है, किस पार्टी से संबंध रखता है, तो मुझे नहीं लगता इस देश की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका कोई भी व्यक्ति आज किसी न किसी एक्विजिशन के अंदर चार्जशीटेड ना हो या जिसके खिलाफ एफआईआर ना हो। मगर एक चीज जरूर इस पूरे वाक्य में देखा, और खास तौर पर पिछले 4-5 दिनों में मुझे लगता है वो जैसे भैंस की एक कहावत है अपनी हरियाणवी में, भैंस अपने रंग से नहीं चमकती, वह छतरी के रंग से चमक जाती है। तो मुझे लगता है कि जहां हमारे संगठन की या मेरे नाम की बात आती है सारे कूदने लग जाते हैं, अभी घेरो घेरो घेरो। पर हम एक्शन लेने वाले लोग हैं। अगर हम इसके ऊपर अपनी मुहिम के ऊपर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हरियाणा के अंदर जो हमारी पॉलिसी है, आप में से कोई साथी किसी से उसको एग्जामिन कर ले, अगर हमारी जैसी एक्साइज पॉलिसी किसी और प्रदेश ने बनाई हो, एक्साइज एक्ट में अगर इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स किसी और प्रदेश ने बनाए और सख्त आदेश है कि 1 अप्रैल के बाद एक्साइज एक्ट में अगर कोई कार्रवाई होती है तो गवर्नर की अप्रूवल के बाद एक्ट पास हो चुका है, उसको नए एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राणा ने किस चीज की एफआईआर करवाई थी सर? राणा ने किस चीज की एफआईआर करवाई थी? उनके गोदाम जो मेरे पास डाटा है पुलिस द्वारा, उनका गोदाम 2016 की एक 16 के अंदर उनके लेबल पास नहीं, 16 में तो मैं मंत्री नहीं था, उस समय के विभाग ने लेबल पास नहीं किए, गोदाम सील हो, उसके अंदर मार्च के अंदर चोरी हुई, उसके खिलाफ उनने डीटीसी को, क्योंकि एक्साइज ने सील कर रखा था, कंप्लेंट दी कि मेरे गोदाम में चोरी हुई, उसके खिलाफ डीटीसी ने आगे पुलिस को कार्रवाई करने को कहा, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। आज वो पुलिस कस्टडी में है, मैं भी उनकी तरफ से बयान नहीं दे सकता, सवाल भी अगर संगठन को पूछने पड़ेंगे तो बाहर आएंगे तभी प्रधान जी या सेक्रेटरी साहब कोई पूछ सकेंगे, रादर देन गोइंग कि भी अभी निकाल लो, अभी एक्शन लो। देखते हैं कल तक की रिमांड है, कल कोर्ट क्या फैसला देता है उसके बाद। यानी वो रेगुलर शराब क्लियर कर दीजिए सर। 2016 में एक्साइज ने सील कर दिया, तो एक्साइज का गोदाम जो आप बता रहे हैं, मैंने आपको ये है कि एक्साइज ने उसको सील किया। अब जो खरखोदा में हुआ है, एक्साइज ने गोदाम सील किया, उसकी सपुर्दारी करी, उसका हैंडओवर पुलिस की गार्ड को दे दिया, उसके बाद एक्साइज की तो जिम्मेवारी नहीं। 2016 के अंदर भी यही प्रोसेस निभाया। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर आदेश दे दिए कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो उसके ऊपर एससीटी पूरा मॉनिटर करके एक्शन ले, और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले। अगर कोई हमारे विभाग का है तो उसके खिलाफ भी, पुलिस विभाग का है तो उसके खिलाफ भी, कोई सीनियर अधिकारी है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राणा जी आपके बीच में आएंगे तो वो आपको वेरीफाई कर पाएंगे, मैं तो आपको पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो सवाल है, 2 बड़े विषय इसमें घूम गया। पुलिस का जो एक्शन है वो करी गया, सरकार ने एससीटी जो L1 के गोदाम जिसकी आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी, पूरी जानकारी नहीं दी थी, आपने कहा मेरे को डिटेल में दे दिया। L1 के 52 गोदाम में से कितने लाख लीटर की शराब कम है, और जिसपे क्योंकि ये मामला मैं आपकी पूरी बात कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ये मामला एससीटी के मॉनिटरिंग के अंदर है। मैं आपके साथ फिगर इसलिए नहीं शेयर कर सकता क्योंकि एससीटी इसको, सरकार क्यों नहीं बताना चाह रही? एससीटी कर लेगी जांच। एससीटी को ऑलरेडी विभाग द्वारा आंकड़े दे दिए गए हैं। पब्लिक को जानना जरूरी नहीं क्या? सरकार पारदर्शिता क्या दिखा रही है? L1 गोदाम में जिनको आपने नोटिस दिए हैं, वो कितनी शराब गायब है? सुरेंद्र जी, मैं आपको बड़ा अच्छी तरीके से एक चीज क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि इस पे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बड़ी है। अगर हम आंकड़े आज शेयर कर लेते हैं तो फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाधा बनी। मैं आप 30 तारीख को उनकी रिपोर्ट आने तो आपको एक L1 का बकायदा ओनर के नाम पे, लाइसेंस इशू के नाम पे डाटा शेयर कर दूंगा। नोटिस कितनों को दिए सरकार ने? मैं ये आज साझा नहीं करूंगा क्योंकि मैटर एक इंक्वायरी टीम के अंडर काम कर रहा है। इसमें तो पर्दा डल गया। पर्दा डल गया। दूसरा धर्म आपकी गलत है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उनके साथ डाटा, मैं आपका व्यक्तिगत कोई घर का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। L1 के ठेके शराब को सरकार ने दिए, लॉकडाउन में शराब दी थी, उसमें सरकार हरियाणा सरकार की बदनामी हुई, 3 लाख बोतलें तो पुलिस ने पकड़ ली। ये डाटा देने में क्या दिक्कत है सरकार? मैंने आपको तमाम एफआईआर, तमाम उसके अंदर कितनी लिसिट दारू पकड़ेगी, कितनी लाहन पकड़ेगी, डाटा तमाम ओवर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन
निरंतर कई ऐसे साथी हैं जो जब कहते थे ठेके बंद कर, तो मैं कहता था 2 नंबर में बिकेंगे, कहते थे 2 नंबर में बिकी भी मेरे ऊपर। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि अगर ये खुले तो इस प्रकार की गलत प्रचलन हमारे प्रदेश में शुरू नहीं होता, मगर ये हुआ। इसके अंदर जहां जहां हमारे विभाग द्वारा मॉनिटर्ड एरियाज थे उसको हमने मॉनिटर किया। एक कल मेरे को साथी का आप में से ही फोन आया कि जी परमिट इशू हुए सोनीपत के अंदर, गुड़गांव के अंदर परमिट बिल्कुल इशू है, ऑनलाइन परमिट है। आज आप अप्लाई करोगे तो कोविड के दौरान विभाग ने उसको स्विच ऑफ नहीं किया था, वो 27 को भी इशू है, 28 को भी इशू है, 29 को भी इशू है, 30 को भी। 1 तारीख से क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर था वो अपडेट नहीं हुआ तो बंद हो गया। मगर ये क्लैरिफाई कर दूं कि परमिट इशू होने के बाद कोई भी व्हीकल किसी तरह का स्टॉक लेकर रोड पर नहीं चला, ये वेरीफाइड डाटा है। परमिट क्योंकि ऑटोमेटेड थे वो इशू हुए थे, मगर परमिट यूटिलाइजेशन जो थी उस पे यूटिलाइजेशन जो परमिट की थी वो प्रदेश के अंदर कहीं नहीं। भूषण जी, आज आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पंजाब के साथ तुलना कर रहे थे जब शुरुआत हुई थी गेहूं की खरीद की। आप बताएं पंजाब के किसानों को कितना पैसा जा चुका है, हरियाणा के किसानों को कितना पेंडिंग है? वो पेंडिंग तो आपने बता दिया, लेकिन मैं पंजाब का क्या क्लैरिफाई कर दूं, और दूसरा पंजाब ने केवल मात्र 17,000 करोड़ रुपया अपने खाते से निकाल दिया और पंजाब के फार्मर के पास अब तक पैसा नहीं पहुंचा। हम तो फैक्चुअल डाटा में आपके साथ शेयर कर सकता हूं, अगर आप तिथि वाइज चाहे कि 62 लाख की खरीद की, 44 लाख गोदाम में गई, 44 के आप पैसे दे रहे हैं, वो भी आड़तियों में से भी कुछ किसानों की नहीं गई, जो बीच में 18 लाख है वो कहाँ गई? जो अगले 2-3 दिनों में लिफ्टिंग होकर गोदाउन में जाएगी। एफसीआई का, केंद्र सरकार का कानून ये कहता है कि पेमेंट विल ओनली बी मेड आफ्टर द क्रॉप हैज रीच द वेयरहाउस, जब उनके गोदाम में जाएगी। हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट जब ही मानेंगे जब उनके ताले के अंदर, उनकी कस्टडी के अंदर गेहूं पहुंचेगी। लेबर की कमी के कारण देयर इज अ डिले ऑफ 5 डेज। मैं ऑन रिकॉर्ड मानता हूं 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम प्रोक्योर नहीं कर सकते। सर ये पेमेंट में भी डिले हुई 20 अप्रैल से शुरू होकर 25 अप्रैल। मैं एक पॉइंट कर लूंगा। अभी इनने पूछा फिर आप पेमेंट आ जाते हो बीच में, आप भी कंफ्यूज कर देते हो सारे। फार्मर भी आता तो आप लोगों की फार्मर को पेमेंट जब जाएगी वो 7 दिन, जब 5 दिन जब शुरू होंगे, जब वो एफसीआई के, हैफेड के, वेयर हाउसिंग के और फूड एंड सप्लाई के गोदाउन में अनाज पहुंच जाए। आड़ती आई फॉर्म जब जनरेट करता है, जब वो गोदाउन के अंदर फसल भेज देता है, आई फॉर्म के साथ वो एक फॉर्म और जनरेट करता है, कहता है कि मेरा फार्मर से ये लेना देना। जैसे ही आई फॉर्म जनरेट होगा, आप ई खरीद पोर्टल पर जाकर देखेंगे तो आपको डेली डाटा आएगा, आई फॉर्म जनरेटेड, पेमेंट पुस्ट। मैं ये मानता हूं कि 2-3 दिन का डिले आया क्योंकि आड़ती हिसाब नहीं दे रहे थे। हमने सेक्रेटरीज की जिम्मेवारी लगाई कि आड़तियों को कहो कि अगले 2 दिन में दे, नहीं तो फार्मर्स को डायरेक्ट पेमेंट जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से डिले है, हमारी तरफ से नहीं। आड़तियों ने पिछले 2 दिनों के अंदर, पहले दिन 800 करोड़ का, दूसरे दिन लगभग, अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं, 2500 करोड़ का, तीसरे दिन 2743 करोड़ का। आज सुबह तक 2249.58 करोड़ का हमारे पास आई फॉर्म पुश किया हमने। 22 इस पूरे अमाउंट को अप्रूव कर दिया। आज के अंदर 2200 करोड़ के आई फॉर्म और हमारे को अप्रूव हो जाएंगे, जिसकी पेमेंट आज। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि फार्मर आड़ती के साथ अपनी जो पेमेंट है उसको कर अपलोड करवा दे कि अगले 3 दिनों में उस कंसर्न फार्मर के खाते में। कई आड़तियों के पास फार्मर के अभी तक आरटीजीएस डिटेल्स नहीं, कईयों के पास ऑनलाइन पुश बटन की डिटेल्स नहीं। ये आड़ती लेवल पर होने वाली चीज है। अगर इसको थ्रस्ट कर देंगे, मैं नहीं मानता कि अगले 3 दिनों के अंदर कोई दिक्कत होगी कि 5200 करोड़ रुपए हमारे किसान के खाते में ना आए। तीनों का काम है। इसकी
उसके अंदर आड़ती ने लिफ्टिंग करनी है, ट्रांसपोर्टर ने उसकी मूवमेंट करनी है, और हमने इस बार अप्रूव भी कर रखा है कि अगर फार्मर, जो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देते हैं पर किलोमीटर, अगर फार्मर उस बोरी को लोड करके और खुद गोदाउन में घेर के आता है और उसकी रसीद लाकर विभाग को देता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी हम फार्मर को देंगे। तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर तीनों की इक्वलेंट जिम्मेवारी है कि एक बार मैं पीछे ले लूं आपसे एक सेकेंड। ये जो कर्मचारी श्रमिक सड़कों पे है, पूरे देश में है, हरियाणा में भी है, इसका जिम्मेदार कौन है? एसडीएम है, डीसी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। सुशील जी, सबसे अच्छा सवाल आज के दिन का, और मैं जितने आप पीड़ित हो, खास तौर पर हमारे कई मीडिया के साथी तो दिन प्रतिदिन ऐसी दुखद स्टोरीज हमारे सामने लाते हैं, पूरी तौर पर सरकार इसकी जिम्मेवार है। आज मैं कह दूं कि आप जिम्मेवार हो, एसडीएम जिम्मेवार है, डीसी जिम्मेवार है, जिम्मेवारी हमारी। हमारे प्रयासों में कोई कमी रही है कि हम शेल्टर होम्स में इनको सुख सुविधा नहीं दे पाए, इनको समय पर राशन नहीं पहुंचा पाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम्स थी जिनको हमने 1,05,00,000 रुपया दिया था, वो शायद इनको प्रॉपरली वो नेसेसरी इमोशन नहीं दे पाई, मैं परफेक्ट वर्ड यूज करूंगा, वो इमोशन नहीं दे पाई कि ये यहां रुके। पैसे की कमी किसी लेबर के पास। मैंने खुद गुड़गांव की जी को और साइट इंस्पेक्ट कराई, जहां पर यह पता चलता है कि एक लेबर जो वहां रुकी हुई है उसका मालिक उनको खाना तो देती है, 2-2 महीने की एडवांस तनख्वाह भी दे रखी, और उसके बाद भी हर रोज 100 रुपए का नोट देके आते कि मेरी लेबर मेरी साइट पर रुकी रहे। मगर ये एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जिसके अंदर पैसे की वैल्यू नहीं रही, सुविधा की वैल्यू नहीं रही। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2 महीने से तो मैं यहां पर हूं, एक बार ही अपने माता पिता से मिल पाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक स्थान पर इतने समय से, पर जो इमोशनल वैल्यूज है उसको शायद सरकार किसी एंगल से भी फुलफिल ना कर पाए। हमारा प्रयास है कि हम उनको रोक के हर तरह की फैसिलिटीज दें। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर दूं, क्योंकि एक बड़ा इमोशनल था, आपने फैक्टर किया। मैंने देखा कि कंक्रीट मिक्सचर में लोग जा रहे हैं, अटैची पे बच्चे को लेके जा रहे हैं, एक प्रेग्नेंट औरत को रेडी बनाकर आदमी लेकर जा रहा है। पूरे देश के ऐसे एग्जाम्पल आए हैं। मगर हमने कैरम बोर्ड भी लगवा दिए शेल्टर होम में, हमने वहां पर टीवी भी लगवा दिए, वहां पर कूलर भी लगवा दिए, मगर लोग रुकना नहीं चाहते। रात को जरूर रुकते, सुबह उठकर वो वहां से फरार हो जाते हैं। और तमाम हमारे शेल्टर होम्स के डाटा यही बताते हैं कि हमारे बेहद कठिन प्रयासों के बाद भी उन लोगों को इमोशनली हम रोकने में कामयाब नहीं हुए। भूषण जी, आपने जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के बारे में बताया, शुरुआती दौर में नेता प्रतिपक्ष के बारे में बताया, आप जो सतविंदर राणा की बात करते हैं, आपने कहा कि आपने पता किया है इंक्वायरी में, तो उन्होंने पहले FIR दर्ज करवाई। आपको लगता है कि सतविंदर राणा इस तरीके की किसी तस्करी में या चोरी में शामिल नहीं हो सकते, और पूरे भरोसे के साथ आप उनके साथ खड़े? जितेंद्र, आप वाले सवाल पे मैं एक ही चीज जो अभी बोल के हटा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी शब्द आपने ही संविधान में पढ़ा है। आज मैं कह दूं दोषी है नहीं है, आप लोगों ने दोषी बना दिया या नहीं बनाया, वो बहुत प्रिलिमिनरी है। एक FIR हुई, उसमें एक आरोपी पकड़ा, उसने नाम दिया, तशरीफ के लिए उनको लेकर गए, 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी। इससे ज्यादा ना मैं आज इस पे टिप्पणी कर सकता ना आप कर सकते। कल कोर्ट उसको बेल देता है, उसको जुडिशियल रिमांड पे भेजता है, उस पर क्या फर्दर एक्शन करता है। जितनी नॉलेज इस पूरे मामले में मेरे पास एक्साइज विभाग द्वारा आई है कि उनके द्वारा एक कंप्लेंट करेगी कि मेरे गोदाउन के अंदर जो 2016 में आपने सीजर किया था उसमें चोरी हुई। चोरी को पुलिस को ट्रेस करने को कहा गया, पुलिस ने उसके अंदर व्यक्ति किया। अब आगे क्या हुआ है, चोरी किसकी जी के माध्यम से आपके संज्ञान में थी ऐसी कोई बात? मेरे पास आज तक उनके माध्यम से संज्ञान में कोई ऐसा विषय नहीं आया। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, जो बारी बारी दिखाया जा रहा है कि वो हर रोज यहाँ थे, मैंने SP को फोन किया, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पानीपत से चर्चा कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस पूरे मामले में आज तक उनको ना टेलीफोन किया गया। अगर मैं
कानून इतना सख्त बना सकता हूं तो उसकी पालन करवाना भी जाता हूं। मेरे संज्ञान में ये मामला सुबह 9 बजे जिस दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया आया, उसके बाद आप लोगों ने जो टीवी पे दिखाया, मैंने डिप्टी डीजीपी से उसके मामले में जरूर ब्रीफ ली कि क्या पूरा मामला था, कैसे कैसे हुआ। डीजीपी ने मेरे को ब्रीफ किया है। उससे पहले मेरे पास कोई इस तरह की बात आई, मैं उसको If I ask you this question, are you not in favor of lockdown? The number of cases which has tripled up, doubled up भी नहीं, last time हम बैठे थे उससे लेकर आज तक तो ट्रिपल अप हो गए। बढ़ ही रहेगा। जब एक एक दिन में 100 केसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि yes, there should be lockdown, but there should be leniency on day-to-day life। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि ये स्कूल कॉलेजेस बंद कर हम कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिठाने का, पीटने का काम कर रहे हैं। मैं तो मेरे ऑफिस में देखता हूँ कि 33% कैपेसिटी पे आज काम तो चल रहे हैं, पर जिस स्पीड से आम आदमी की फाइलें क्लियर होती थी, वो हरासमेंट तो आज उस आम आदमी को जारी है। जहां कोरोना के केसेस हैं, जो कंटेमिनेशन जोन है, जो रेड जोन है, उधर स्ट्रिक्टनेस रहे, मगर ऑरेंज और ग्रीन के अंदर कहीं ना कहीं स्टेट शुड हैव देयर ओन लिबर्टी, क्या खोलना है, कैसे खोलना है, किस रेगुलेशन के साथ खोलना है, कि जीवन बैक टू नॉर्मलसी की ओर आए। जिस तरीके से स्वीडन ने कार्य किया है कि हर्ड इसके विरुद्ध डेवलपमेंट करी है, वो शायद हिंदुस्तान को अब कहीं ना कहीं उसकी ओर जाना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे, मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स का, डॉक्टर तिरान का, डॉक्टर नेने का, कईयों का मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तमाम ने यही सजेस्ट किया कि वी विल हैव टू लिव विद इट, मगर हाउ टू लिव विद इट ये स्टैगर्ड और फेस्ड मैनर में होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ऑफिसेज भी जैसे हमने रेवेन्यू के खोले हैं, पब्लिक हेल्थ के हो और हो, हमें इनको खोलना पड़ेगा कि आम आदमी को जो पिछले 2 महीनों के अंदर एक फुल स्टॉप सा ब्रेक लगा है, उसको अब रेगुलर लाइफ में लाने मैंने बता दिया, प्रदेश सरकार की तरफ से लिखित में चला गया। ये मेरा पर्सनल जो सुझाव है इसके अंदर यही है कि वी विल हैव टू लिव विद इट, मगर इसके अंदर कई रेगुलेशंस हमें लिफ्ट करनी। इसमें आईटी भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। मेरे पास जो डाटा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में था वो 1 लाख रजिस्टर्ड इंडस्ट्री, मगर उसमें एम्प्लॉयज जो थे वो 28 लाख थे। अब जो डाटा आता है कि 47,000 में ही 29 लाख आ गए, तो इसका मतलब तो 1 लाख में जाएंगे तो हम कितने लाख एम्प्लॉयज और पैदा है। ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इसके अंदर कई ऐसी इंडस्ट्री है जो ई कॉमर्स करती है, कई ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधीन तो नहीं आती, मगर लेबर के या फूड एंड सिविल सप्लाईज के आती है, जैसे ईंट भट्टे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वो भी एक तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो ये इसके लिए कल हमने बैठक बुलाई है, एम्प्लॉयमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की, लेबर की और इंडस्ट्रियल की, चारों विभाग बैठ के इस पे जरूर एक नया कैसे हमें आगे लेकर चलना है, इसके कार्य को लेकर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन अब खत्म, थैंक यू। यार क्लियर नहीं हुआ भाई, दीप भाई ने कुछ और कह दिया पर इसमें लिख तो वही लिया है।